ठीक है, देखो फिर सब चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने के लिए और समझने के लिए सबसे पहले ना आपको सारे एलिमेंट्स के नेम, जैसे सी से क्या होता है, कार्बन, ये सारे एलिमेंट्स के नाम आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे वो वैसे भी आराम से चीज़ें आ जाएंगी। तो सबसे पहले क्या है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से मान लो ए ने कंबाइन करा बी के साथ और सी बना दिया। ठीक है, तो इसी ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस हो रही है जिसमें ए कंबाइन कर रहा है बी के साथ और सी बना दे रहा है, यही मेरा क्या है, तुम्हारा केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये ए और बी जो जुड़े रहे होंगे इसे हम बोल देंगे रिएक्टेंट, और जो मेरा ये जो सी मेरा जो प्रोडक्ट बना है इसे मैंने बोल दिया है प्रोडक्ट। ये दोनों मेरे क्या है, रिएक्टेंट, और ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर, मान लो ना तुम्हें घर में कुछ भी कोई भी खाना बनाना है, सपोज़ करो दाल बनानी है, सब्जी बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो अल्टीमेटली मान लो मेरे को ना खिचड़ी बनानी है, तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें डाली होगी, मैंने चावल डाला होगा, मैंने राइस डाला होगा, मैंने पल्सेस डाले होंगे, उसमें शायद हल्दी भी डलता है, अब बनाया नहीं मेरे को, लेकिन जितना तो पता है इतनी सारी चीज़ें डल जाएंगी, नमक भी डलेगा, सारी चीज़ें डलेंगी। अब ये जितनी भी चीज़ें डलेंगी ना, इनके डलने के बाद जो अल्टीमेटली तुम्हारा लास्ट में बना क्या, खिचड़ी बनी। तो जो चीज़ें तुमने डाली, जैसे चावल डाला, जैसे दाल डाली, जैसे सारी चीज़ डाली, ये सारी चीज़ें ना आपकी रिएक्टेंट है। क्या ये सारी चीज़ें रिएक्टेंट, और जो इनसे बन रहा है अल्टीमेटली वो तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट हो जाएगा। जो आपने खिचड़ी बनाई वो क्या है, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से देखो, यहाँ पे इस वाले एग्जांपल पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, इसके आगे लिखा है कॉमा में डाल के, यहाँ लिखा पड़ा है जी, इसका मतलब ये गैसियस स्टेट में, ये जरूरी होता है केमिकल रिएक्शन में लिखना। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन, इसके आगे आपने लगा दिया जी, मतलब हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो ये हाइड्रोजन है जो कि गैसियस स्टेट में है, ये कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, जो वो भी कैसी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो ये दोनों जो मेरा ये हाइड्रोजन है और ये जो मेरा ऑक्सीजन है, दोनों ही मेरे क्या हैं, रिएक्टेंट है। क्या है, दोनों मेरे रिएक्टेंट। और इनसे अल्टीमेटली लास्ट में बना क्या, थोड़ा सोचो, इनसे अल्टीमेटली लास्ट में क्या बना, वाटर बन गया। क्या बन गया, वाटर। तो ये वाटर जो इससे बना अल्टीमेटली लास्ट में, ये मेरा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर प्रोडक्ट। अब देखो वाटर के आगे ना ऐसे एल लिखा पड़ा है, दिख रहा है, एल मतलब क्या है कि ये लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है। कैसे पाया जा रहा है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है। तो इससे क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें डेफिनेशन में एक बार देख लो, डेफिनेशन क्या कह रही है इसकी, कि द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब रिएक्टेंट क्या होता है, इसी में रिएक्टेंट देखो, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो टेक पार्ट लेता है, जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टेक पार्ट ले रहे हैं। केमिकल रिएक्शन तो ये पूरी की पूरी है, ये वाली भी और ये वाली एरो के बाद वाली भी। तो इसमें क्या कहते हैं, जो टेक पार्ट ले रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि इसके बिना तो प्रोडक्ट बनता ही नहीं ना एक तरीके से, ऐसा कुछ। अब प्रोडक्ट क्या होता है, द सब्सटेंस विच फॉर्म्स इन द केमिकल रिएक्शन। अब सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में बनता है, फॉर्म वर्ड देखो, विच फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन, दैट इज योर, इधर यहाँ पे देखो ध्यान से, इधर वाटर बन रहा है, तो ये वाटर क्या है, आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज़, वाई मैग्नीशियम रिबन इज़ रब्ड। रब मतलब क्या होता है, किसी को ऐसे हम रब करते हैं ना, ऐसे तुम अपने हाथों को ऐसे रब करते हो, रब मतलब क्या होता है, घसीटना एक के ऊपर। ठीक है, रब करना। तो वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम को हम क्यों बर्न करते हैं, सैंड विद, बर्न विद द सैंड पे, मतलब रब करा जाता है, उसे घटी से घसीटा जाता है सैंड पेपर। सैंड मतलब क्या होता है, सैंड तो पता ही होगा, सैंड पेपर से बिफोर बर्निंग, उसको जलाने से पहले ना उसको रब क्यों किया जाता है। अब देखो मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, आपका एक मेटल है। अब मेटल पे जब भी ऑक्सीजन आता है, तो तुमने देखा होगा हमारे घर में जो लोहे वगैरह होते हैं, अगर वो ऑक्सीजन ही कॉन्टैक्ट में ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो उन पर जंग लग जाती है। क्या लग जाती है, उन पर जंग। वो जंग नहीं होती, वो कुछ नहीं होता, उस पर ना एक ऑक्सीजन की ना एक लेयर चढ़ जाती है, जो आपको अपने घरों का जो गेट वेट है वो एकदम ब्राउनिश अजीब सा दिखने लग जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या लग जाता है, उसके ऊपर रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है। और वो जंग कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई है। तो हर एक मेटल का कोरोजन हो जाता है। क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, जिसकी वजह से तो एक ऐसा प्रोसेस, कोरोजन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी मेटल के ऊपर जंग लग जाए या उस पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाए, ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाए। तो ऐसी मैग्नीशियम क्या, एक मेटल, जब उसको हवा में छोड़ दोगी, खुले, मान लो मैंने उसको ऐसे ही रख दिया कहीं पे, मतलब मान लो मैंने उसको खुले हवा में रख दिया, छत पे रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, तो वो ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि हमारे जो एयर है उसके अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये सब है, और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है वहाँ पे। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, उससे रिएक्ट करेगा। ठीक है, मान लो मैग्नीशियम की तुमने रॉड ऊपर हवा में रख दी,
ठीक है, चाहे रिबन ही रख दी। तो मैग्नीशियम क्या एक मेटल है, वो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और अपने ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा लेगा। तो ये यहाँ पे वही बता रही है कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और अपने ऊपर क्या बना लेता है, एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा लेता है। तो क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे कि जो मैग्नीशियम है उसे रब क्यों करना पड़ता है जलाने से पहले। अब मैग्नीशियम को आपको जलाना है, मैग्नीशियम रिबन, तो अगर सिर्फ मैग्नीशियम होता तो वो शायद आसानी से जल जाता, पर उसे ऑक्सीजन में रखने की वजह से उसके ऊपर क्या चढ़ गई, ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई है ना। उसके ऊपर क्या चढ़ गई, ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई, और इस ऑक्साइड की लेयर की वजह से वो उसको जलने ही नहीं देगा। मैग्नीशियम जो रिबन है ना वो जल ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम उसको सैंड पेपर से साफ़ करते हैं, ताकि जैसे मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ, समझो। जैसे मान लो ये आपका मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है, ऐसे रिबन है ये। अब मैंने क्या करा, इसको ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में रख दिया, तो ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद ये क्या बना लेगा खुद को, रिएक्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो ये मैग्नीशियम है, ठीक है, इसके ऊपर ना ये लेयर चढ़ जाएगी। फिर इसने अपने ऊपर क्या चढ़ा ली, एक लेयर चढ़ा ली, ये वो लेयर, ठीक है। इस लेयर, ये किसकी लेयर है, ऑक्साइड की लेयर है, ऑक्साइड की लेयर है, ठीक है। इसने अपने ऊपर क्या चढ़ा ली, ऑक्साइड की लेयर। और अब इस ऑक्साइड की लेयर के ऊपर अगर आप इसको बर्न करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे, मान लो मैं इसको अगर जलाना भी चाह रही हूँ, मान लो अगर मैं इसको फायर वगैरह भी दे रही हूँ, इसको मैंने अगर बर्न करा तो ये बर्न नहीं होगा। क्यों नहीं बर्न होगा, ये क्यों नहीं जलेगा, क्यों नहीं बर्न होगा, ये बर्न इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ऑक्साइड की लेयर इसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करेगी बर्निंग करने के लिए। इसीलिए मैं इसको सबसे पहले किससे साफ़ करूँगी, सैंड पेपर से। तो अगर जैसे ही मैंने इसको सैंड पेपर से साफ़ किया, जैसे ही मैंने इसको सैंड पेपर से साफ़ कर दिया, इस ऑक्साइड की लेयर क्या कर जाएगी, रिमूव कर जाएगी, ठीक है। ये ऑक्साइड की लेयर क्या करेगी, अब सिर्फ क्या बचा आप हमारे पास, अब सिर्फ ये मैग्नीशियम बचा। और अगर अब इसमें अगर फायर लगाई जाए तो ये आसानी से क्या कर जाएगी, बर्न कर जाएगी, ठीक है। मेरी ख्याल समझ आ गया होगा। तो सिंपल में अगर पढ़ के समझ लेते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर। क्या रिमूव करने के लिए, ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए, जो कहाँ पे बन गई है, सरफेस पे बन गई है। सो इट विल अलाउ रिबन टू बर्न टू गिव द डिज़ायर्ड रिजल्ट, ताकि ये जो रिबन है वो आसानी से क्या कर सके, बर्न कर सके, ताकि हमें कैसा रिजल्ट मिल सके, डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सके, ठीक है। इतने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है, इतना क्लियर है अच्छे से। इसके बाद आगे आते हैं, इसके बाद आगे देखो, तो जो इसमें ये जो बातें लिखी पड़ी हैं, ये जो मैग्नीशियम रिबन होता है ये सिल्वरी वाइट कलर का होता है। सिल्वरी वाइट मतलब क्या, वाइट तो होता है लेकिन सिल्वर जैसा चांदी होता है ना, चांदी, सिल्वर मतलब होता है चांदी, चांदी के जैसा वाइट लगता है देखने में, ठीक है। बर्न विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, मतलब जब बर्न करता है ना तो ऐसा लगता है कि एकदम कुछ चमकदार ना वाइट सी लाइट आ रही है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो वो कैसी लाइट देता है, तो वो कैसी लाइट देता है बेटा, डेजलिंग वाइट फ्लेम देता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उसके ऊपर लेयर, मान लो ये मैग्नीशियम है, मैंने ही बताया, इसके ऊपर अगर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाए, क्या चढ़ जाए, जब ये ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में रहेगा तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी, इसको हम कौन सी लेयर बोलते हैं, ऑक्साइड की लेयर, ठीक है। और ये देखने में कैसा लगता है, वाइट पाउडर जैसा रहता है देखने में, ठीक है, मतलब सफ़ेद सफ़ेद सा लगता है देखने में, ठीक है। बस इतना याद रखना है इसमें, इतना क्लियर है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है कि मान लो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, मान लो मैंने क्या करा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन डाल दिया और मेरा वाटर बन गया। तो मुझे जब पता करना है कि सच में ये केमिकल रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, वरना हम तो वेट ही करते हैं। मान लो लैब में ना आप परफॉर्म कर रहे हो कोई केमिकल रिएक्शन और आपको बोला गया कि आपको देखना है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आप कौन से तरीके अपनाओगे ये पता करने के लिए कि जो रिएक्टेंट हैं वो आपस में कंबाइन करके कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ तो वहाँ पे हो रहा होगा ना, जब वो प्रोसेस हो रही है केमिकल रिएक्शन बनने के लिए, रिएक्टेंट जुड़ रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप ये पहचान सकते हो कि मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस टॉपिक में ना हम वही पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कहने का क्या मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, इसे पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट कहने का मतलब क्या है, उसकी स्टेट बदल जाएगी। अब हमारा जो मैटर होता है, स्टेट से बनने पहले स्टेट कहने का मतलब पहले समझो मैटर क्या होता है। 9th क्लास में मैटर चैप्टर में हमने पढ़ा होगा, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़, मान लो पेन है तेरे पास, मान लो तुम्हारे पास पेन है, ठीक है, पेन तुमने कहीं पे रख दिया ज़मीन पे, तो जो पेन है ना वो क्या करेगा, उसके पास कोई ना कोई मास होगा, और उसे अगर मैं कहीं पर रख दूँ, मान लो ये पेन है, ठीक है, मान लो ये पेन है, पेंसिल है, कुछ भी है, अब इस पेंसिल को मैंने कहीं पे रखा होगा तो इसने कुछ ना कुछ जगह घेरी है, इसके पास कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ी बहुत जगह घेरती है रखने पे, और कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या करती है, जगह घेरती है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कोई ना कोई मास होता है और वो जगह घेरता है उसको हम मैटर बोलते हैं।
अब मैटर ना बेसिकली 3 स्टेट में आता है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि मान लो ना उसमें आपको स्टेट चेंज होते हुए मिलेगी। मान लो आपने हाइड्रोजन क्या करा, गैस डाला, ऑक्सीजन भी आपने गैस डाला, लेकिन आपको मिला वाटर लिक्विड। तो पहले आपने डाला तो गैस था, लेकिन आपको मिल गया लिक्विड, तो स्टेट चेंज नहीं मिली कि जो रिएक्टेंट की जो स्टेट है वो आपकी गैसियस है, लेकिन जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो आपका लिक्विड है। तो यहाँ वही तो बोल रहा है, जब भी देखो चेंज इन स्टेट देखने को मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, लिक्विड मतलब गैसियस है, और आपको मिला क्या है, वाटर, जो कि कैसा है आपका जो कि आपका क्या है, लिक्विड है। इतना मेरे ख्याल से क्लियर होगा। दूसरा प्रॉपर्टी किससे पहचान सकते हैं हम, चेंज इन कलर, मुझे कलर चेंज में दिखेगा। अभी हो सकता है जो आपने रिएक्टेंट डाले वो पीले कलर के हों, जो प्रोडक्ट बना वो ब्राउन कलर का हो गया हो, तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। अब इसमें समझते क्या है, इसमें दे रखा है के और आई। के मतलब होता है पोटेशियम, आई मतलब होता है आयोडीन, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड पढ़ेंगे इसे, क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम आयोडाइड। अब अगला देखो, पोटेशियम आयोडाइड क्या है, एक्वस। एक्वस मतलब क्या होता है, वो सॉल्यूशन होता है। मतलब पोटेशियम आयोडाइड, देखो वैसे तो पोटेशियम मेटल है और आयोडीन तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन इसको जब आप सॉल्यूशन में डाल दोगे, किस में डाल दोगे, सॉल्यूशन में डाल दोगे, तो ये एक्वस में होता है। मतलब ये घोल, मतलब ये ऐसे मेटल के फॉर्म में नहीं है, इसके हमने क्या कर रखा है, सॉल्यूशन में घोल रखा है, उसे एक्वस कहते हैं। तो ये जो इसके आगे जो ए और क्यू लिखा पड़ा है ना, इसका मतलब क्या है, एक्वस है। ए और क्यू का मतलब होता है एक्वस, ठीक है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में है, ठीक है, क्योंकि बतानी पड़ती है ना स्टेटस सामने। आप प्लस का साइन लगाए क्योंकि आप कोई चीज़ कंबाइन कर रही हैं, ठीक है। पी बी मतलब क्या होता है, लीड। NO3 मतलब क्या होता है, नाइट्रेट। तो पोटेशियम आयोडाइड किसके साथ कंबाइन करता है, लीड नाइट्रेट के साथ। Pb मतलब होता है लीड और NO3 मतलब होता है नाइट्रेट, ठीक है। NO3 मतलब क्या होता है, नाइट्रेट होता है। तो इसको कंबाइन कर लेंगे, लीड नाइट्रेट। तो जब ये दोनों क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखना हो क्या होगा। ध्यान से अगर देखो तो तुम्हें समझ आएगा। ये देखो यहाँ पे क्या करा, ये जो यहाँ पे जो KI था, KI प्लस PbNO3 था, NO3 को मैं नहीं लिख रही, देखो इसने क्या करा, इस K ने ना लीड की जगह ली। ध्यान से देखो, इसमें भी तो यही हो रहा है। यहाँ पे लीड नाइट्रेट था, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे K नाइट्रेट बन गया, Pp हट चुका है। तो इस K ने क्या करा, इस K ने इस Pb को हटा दिया, ठीक है। इस K ने क्या करा, इस Pb को हटा दिया, और ये Pb किसके साथ आके जुड़ गया, इसका ये Pb जुड़ गया आगे I के साथ। तो मतलब यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, ये इसकी जगह पे आ गया है और ये वाला इसकी जगह पे आ गया है, कुछ ऐसा ही हो रहा है, समझो। तो यहाँ देखो K की जगह पे P आ गया, P की जगह पे आ गया, तो क्या बन गया, लीड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और लीड आयोडाइड बन गया। क्या बन गया ये तुम्हारा, लीड आयोडाइड। बिफोर रिएक्शन द सॉल्यूशन आर कलरलेस। मतलब बिफोर द रिएक्शन क्या देखने को मिला, जो सॉल्यूशन था वो कैसा था, कलरलेस था, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन द येलो कलर लीड आयोडाइड इज फॉर्म। तो जो ये मेरा लीड आयोडाइड जो बना, ये येलो कलर का है, येलो कलर का बना है। तो यहाँ समझो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ। सबसे पहले तो पता है बेटा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में समझाऊंगी कैसे क्या है, छोड़ो उसको। और ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, अभी समझेंगे ये कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या, लीड आयोडाइड KI कंबाइन करता है PbNO3 के साथ, PbNO3 के साथ, ठीक है। अब इसने क्या करा, यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, इस Pb ने और इस K ने इसकी जगह पे आ गया, और ये वाला इसकी जगह पे आ गया। तो करके देखो यहाँ पे क्या बना होगा। अब यहाँ पे P आया तो PI बन गया, PbI बन गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ क्या बन रही है, इसमें PbI बन गया, और यहाँ पे क्या बनेगा, KNO3, ये बन गया, यही बन रहा है, इसने दिया गया। अब इसमें हुआ क्या, ये जो तुम्हें लीड आयोडाइड जो ये बना हुआ मिला है, ये जो मुझे लीड आयोडाइड जो ये मिला है, ये किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। बस यही बोला था मैंने, क्या बोला, चेंज इन कलर देखने को मिलेगा। चेंज इन कलर कहने का मतलब पहले जब रिएक्शन नहीं हो रही थी, जब ये दोनों कंबाइन कर रहे थे, जब इनको डाला वाला गया था, तब ये दोनों कैसे थे, कलरलेस थे। कैसे, दोनों के दोनों मेरे कलरलेस थे, लीड आयोडाइड भी और ये भी। लेकिन जैसे ही केमिकल रिएक्शन हो जाती है और आपको ये दोनों प्रोडक्ट जो मिलते हैं, इसी दौरान क्या होता है, मेरे को येलो कलर का ये लीड आयोडाइड बनता है वो दिखता है, इसी के लिए बोला गया। तो यहाँ पे चेंज इन कलर देखने को मिलेगा, समझ गए होगे। तो केमिकल रिएक्शन पहचानने के लिए हो रही है कि मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। पहला तरीका क्या बता दिया मैंने, चेंज इन स्टेट, मतलब पता वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। इतना क्लियर अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है, गैस निकलेगी बाहर। मान लो आपने सॉलिड डाल दिया, लिक्विड डाल दिया, अब कुछ टाइम बाद जब आपको प्रोडक्ट बन गया होगा, तो आपको बाहर में ना एक गैस निकलती हुई दिख रही होगी, ठीक है। गैस निकलती थी, उसको बता देखो, जिंक क्या है, आपका मेटल है। जिंक रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ। Zn मतलब क्या होता है, जिंक।
जिंक। H2SO4 मतलब क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या है आपका? सल्फ्यूरिक, RiC, सल्फ्यूरिक और एसिड। इतना क्लियर है? तो जिंक जब मेरा रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये क्या बना लेता है हमारा? जिंक सल्फेट। और क्या बना लेता है? देखो इसमें भी क्या हो, जिंक ने ना हाइड्रोजन की जगह ले ली है। जिंक ने क्या करी है? हाइड्रोजन की जगह ले ली है। इसी जिंक ने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है और हाइड्रोजन क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। जिंक इसकी जगह ले लेगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। इसको ध्यान एक बार और समझते हैं इसको ऐसे। पता है कोई किसी की जगह कैसे ले लेता है? जगह ऐसे ले लेता है जब वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसके लिए ना एक टेबल याद करनी पड़ती है, ठीक है? उस टेबल को देखोगे समझोगे तो उससे समझ आ जाएगा। फिलहाल तो पहले ही देखते हैं। तो जिंक ने क्या करा? Zn जिंक प्लस H2SO4, ठीक है? H2SO4 है। अब इस जिंक ने क्या करा? इस जिंक ने इस हाइड्रोजन को इसी जगह से हटा दिया और जिंक सल्फेट बना दिया। SO4 मतलब सल्फेट होता है और हाइड्रोजन तो हट गया तो हाइड्रोजन गैस निकल गई। और जब भी कोई गैस निकलती है ना उसके ऊपर ना ऐसे एरो का साइन लगाया करो। क्यों? क्योंकि वो गैस वहाँ से क्या कर रही है? निकल जा रही है। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो जिंक हाइड्रोजन सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा और कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इतना क्लियर अच्छे से? ठीक है, इतना हो गया। तो इसमें देखो देखने को मिला गैस निकली रही है, हाइड्रोजन गैस। हम क्या लिख रहे हैं? दिख रहा है कि निकलने को दिखा। तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिया कि पहला तरीका क्या होता है? हो सकता है स्टेट में चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड बन जाए। अगर मान लो कोई आपने केमिकल रिएक्शन करी, उसमें आपको गैस निकलता हुआ दिख रहा है तो हम क्या कह सकते हैं? हाँ, केमिकल रिएक्शन हुई है। क्यों? क्योंकि उसमें से क्या बाहर निकल रही है? गैस बाहर निकल रही है। गैस कोई सी भी हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब कहोगे दीदी मुझे कैसे पता लगा कौन सी गैस निकलती है? उसके लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, हम उसमें कोई केमिकल डालेंगे, अगर पिंक कलर की गैस बाहर निकल रही है मतलब ये वाली गैस है, ये वाली कलर की गैस निकल रही है मतलब ये। पर हमें तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन करिए, हमें थोड़ा पता करना है कौन सी गैस निकल रही है। हमें तो बस ये पता करना है केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। ये उसी के लिए। इतना क्लियर है? उसके अगला है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज मतलब क्या पता वो रिएक्शन हुई हो और उसमें से क्या निकला हो? हीट वीट बाहर निकला हो। ठीक है, मान लो जिंक को क्या करें? इसमें HCl के साथ कंबाइन करें तो जिंक कंबाइन करता है HCl के साथ। Zn मतलब जिंक और HCl मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोराइड होता है वैसे तो, लेकिन ये एक तरीके का एसिड है। क्या? ये एक तरीके का हाइड्रिस बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद कर लो, H2S में तो अभी 2 एसिड पढ़ा दिए अभी तक। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब ये जब दोनों कंबाइन करते हैं आपस में तो ये लोग क्या बना लेते हैं? दोनों कंबाइन करके, दोनों ने कंबाइन करा और फिर से देखो वही होगा, जिंक हाइड्रोजन की जगह ले लेगा तो बन जाएगा जिंक क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड। और कौन सी गैस निकल जाएगी फिर से? आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। पर साथ ही साथ ना आपका हीट भी निकलेगा। मैं यहाँ पे ट्रायंगल का साइन बना रही हूँ। ट्रायंगल साइन का मतलब भी क्या होता है? हीट होता है। ठीक है, और जहाँ पे भी हीट का साइन बना है तो आप इसको एरो दिखा के भी दिखा सकते हो कि हीट क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है। तो हमें टेम्परेचर में चेंज देखने को मिला, बिल्कुल देखने को मिला आराम से एकदम। ठीक है, क्योंकि जिंक कंबाइन करता है HCl के साथ, कंबाइन करने का क्या होता है? जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन को हटा देता है और साथ ही साथ क्या निकल जाती है? बाहर क्या निकल जाती है? हीट बाहर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ देखो इस रिएक्शन में जिंक ने HCl के साथ कंबाइन करा और क्या बना ली? जिंक क्लोराइड, जो कि एक्वस फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में है और ये कैसे निकल जाएगी? हीट निकल जाएगी। जब भी एक से ज़्यादा होता है ना, ज़्यादातर एक्वस फॉर्म में दिख रहा होगा, जगह पी भी देखो, PB आयोडाइड कुछ ऐसे ये सब चीज़ें। ठीक है, इसको हटाओ, इतना समझ आ गया। अगला होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसको समझने के लिए ना पहले समझना पड़ेगा प्रेसिपिटेट क्या होता है। जैसे मान लो मैंने पानी के अंदर ना मिट्टी को मिलाने की कोशिश करी तो कुछ टाइम बाद वो मिट्टी क्या करेगी? मान लो मैंने पानी के अंदर मिट्टी डाला तो मिट्टी क्या करेगा? कुछ टाइम बाद जाके नीचे बैठ जाएगा, बैठेगा, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है। तो वो जो मिट्टी है ना, जो नीचे जाके बैठ जाएगा, केमिकल रिएक्शन हुई, तुमने मिट्टी डाल दिया, तुमने कुछ और चीनी भी डाल दी, तुमने सब डाल दिया, तो तुमने जो रिएक्टेंट चीनी और जो मिट्टी डाला पानी के अंदर, तुम क्या कर रहे होगे? मिलाने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो दोनों नहीं मिल पा रहे होंगे और वो अलग से बैठ जा रहा होगा। तो ऐसे ही वो जो मिट्टी है ना, वो क्या करेगा? इस कंटेनर के ऐसे नीचे में आके, यहाँ पे आके ऐसे सेटल हो जाएगा। जो सैंड है ना, या जो मिट्टी आपने डाली है, वो नीचे आके ना ऐसे बैठ जाएगा। तो ये जो नीचे जो बैठा है ना, ये इनसॉल्यूबल मास, कैसा मास? इनसॉल्यूबल मास, जिसको हम रेसिड्यू मतलब क्या होता है? बचा हुआ। तो ये जो बचा हुआ जो पार्ट है, जो केमिकल रिएक्शन में यूज़ ही नहीं हुआ है, ये जो रेसिड्यू है, ये जो इनसॉल्यूबल मास है। इनसॉल्यूबल मतलब क्या है? सॉल्यूबल मतलब क्या होता है? जो घुल जाता है, जो मिल जाता है। ये चीनी में पानी डाला वो सॉल्यूबल है, अब पानी में मिट्टी डालूंगी तो वो इनसॉल्यूबल है। ठीक है, तो इनसॉल्यूबल मास और वो जो रेसिड्यू है, जो बचा हुआ पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं इसी को हम? प्रेसिपिटेट।
इसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते थे। मेरे ख्याल से इतना समझ आ गया होगा। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो आपने मान लो सॉल्यूशन के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे होगे तो उसमें आपके नीचे ना कुछ बैठा हुआ मिल जाएगा, कुछ कलर सब्सटेंस आपको मिल जाएगा जो बचा हुआ पार्ट होता है, जिसके लिए मैंने बोल दिया रेसिड्यू। और उसमें क्या होता है, क्या बोलते हैं, ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। अगर सॉल्युबल होता तो वो तो प्रोडक्ट बनवा लेता, लेकिन वो सॉल्युबल है ही नहीं नेचर में, तो कैसा है, इनसॉल्युबल है। कैसा है, इनसॉल्युबल। अब इस रिएक्शन को देखो ध्यान से। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है लीड नाइट्रेट। अभी हमने ये रिएक्शन करी है कहीं ना कहीं, शायद कहीं तो करिए यार, शायद मैं तुम्हें समझाया अभी है इसको। ये रहा ऊपर ही इसकी सेम रिएक्शन, ये देखो ध्यान से, ये वाली चेंज इन कलर वाली। मैंने बोला था ना ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, कैसे है समझो। तो पता है प्रेसिपिटेट जिसमें बनता है ना, जिस भी रिएक्शन, उसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं। कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रेसिड्यू बच रहा है, बन रहा है, एक बचा कुछ पार्ट बच रहा है जो कि पानी में कैसा है, इनसॉल्युबल मास है। अब मास है ना, मास मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो वजन ले रही है। अब पेन है वो भी एक मास है हमारे केमिस्ट्री की भाषा में। बर्ड्स का डब्बा है वो भी एक मास है, तुम्हारे हाथ है वो भी एक मास है। तो इनसॉल्युबल मास क्यों बोला, क्योंकि केमिकल रिएक्शन दोनों बच गया, वो घुला नहीं, वो मिला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये दोनों रिएक्शन सेम है। तो ये पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट के साथ मिलेगा। पोटेशियम आयोडाइड एक्वस है, लीड नाइट्रेट भी एक्वस है। और फिर से देखो अब क्या बना लिया इसने, पोटेशियम नाइट्रेट बना लिया, क्योंकि के ने पीबी की जगह ले ली और पीबी ने के की जगह ले ली। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये भी इसी जगह ले रहा है, ये भी। जब एक देखो, जब कोई, जैसे हमें ये वाला एग्जाम्पल पढ़े थे ना, ये वाला, इस वाले में ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। पता है क्यों, क्योंकि इसमें एक ने डिस्प्लेस करा है, जिंक हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, हाइड्रोजन आगे कोई जगह नहीं ले रहा इसमें। लेकिन क्या हो रहा है, के पीबी की जगह लग रहा है और पीबी के की जगह पे भी आ रही है। यहाँ पे वही तो चीज़ तो हो रही है, ध्यान से अगर आप देखो तो, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता वो दिख रहा था। तो यहाँ पे तो हमने देखा है कलर का चेंज हुआ, ठीक है। पहले ये कैसा था, कलरलेस था, अब ये कैसा होगा, कलर, और येलो कलर का बना लिया। और किसने बनाया येलो कलर का, लीड आयोडाइड ने बनाया येलो कलर का, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो बस एक यही आना चाहिए था समझ। तो आपको ना ये 5 चीज़ें होती हुई दिखती है। सबसे पहले क्या दिखेगा, स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, गैस से लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। चेंजिंग कलर कहने का मतलब क्या है, कि पहले जब रिएक्शन हो रही होगी, जब रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके और क्या बना रहे होंगे, प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तो उस टाइम पे हो सकता है ये कलरलेस हो सकता है कलरलेस हो, और आगे जाके क्या दे दे, कोई कलर दे दे। या ऐसा हो सकता है, मान लो ये येलो कलर का, आगे जाके ब्लू कलर दे दे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये मत सोचना कि रिएक्टेंट हमेशा कलरलेस रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, केमिकल इक्वेशन क्या होगा। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, अब केमिकल इक्वेशन मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। पहले इतना समझ आ गया अच्छे से, पहले इसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, देख लो, और इतना होगा। फिर तुम्हें जब बैलेंस करना सिखाऊंगी ना इक्वेशन, कोई वीडियो भेज के, तो बैलेंसिंग वहाँ से तुम्हें अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। पहले तो इस चैप्टर में बेसिक ही करते हैं। अब केमिकल इक्वेशन क्या है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द सिंबल एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंसेस फॉर्मूले। अब केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल की मदद से, फॉर्मूले की मदद से, इसको हम अच्छे से दिखाते हैं रिप्रेजेंट करके। तो उसी के जैसे मतलब वर्ड, जैसे हमारा ऐसे लिखो, हाइड्रोजन गैस, तो मैंने एक एलिमेंट लिखा, साथ में मैंने उसकी स्टेट बताई, मैंने बोला प्लस, कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ये भी गैस है, ठीक है। और इसने क्या दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया। प्रोडक्ट देने के लिए हम लगाते हैं एरो, कि उसने ये दे दिया, क्या दे दिया, वाटर दे दिया, ठीक है। अब वाटर कैसा है, लिक्विड, तो इसके आगे लिक्विड लग जाए, कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। यहाँ स्पेस कम है ना, इसलिए पूरी तरीके से बता नहीं पा रही, लेकिन आपने यहाँ पे अगर ध्यान से कोई भी एक रिएक्शन देखो, उनको मैं दिखाती हूँ। आप यही वाली देख लो, ये वाली देखो आप, ये वाली रिएक्शन देखो। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कंबाइन करें गैसियस स्टेट में, प्लस ऑक्सीजन, और वो भी गैसियस स्टेट में। एरो क्यों डाल जाता है, एरो आपको ये बताता है कि अब आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिला, तो ये पूरी जो रिप्रेजेंटेशन का जो ये तरीका है, ये पूरा जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ना, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन विद द सिम्बल्स एंड द फॉर्मूले ऑफ अ सब्सटेंस। सिंबल और फार्मूला की मदद से जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तरीके को जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, इसी को हम केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट होता है। ऐसे मान लो हाइड्रोजन है, ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। क्या दे दिया इसने, वाटर दे दिया। अब यहाँ पे ना ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने प्रोडक्ट साइड में, ये भी 2 है, चलो बराबर है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट बराबर होने चाहिए प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट के। मतलब अगर रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट साइड में भी 4 ही हाइड्रोजन होने चाहिए। अभी बैलेंस नहीं तो क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, तो
अब देखो ये 2 से मल्टीप्लाई आगे जब भी कुछ आगे लग जाए तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 2, लेकिन अब ये 4 हो गया, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। इसलिए तुम ध्यान से देखो यहाँ पे 2H2 दे रखा है। अब यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, और 2 दूनी 2 एक ही है, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो जो भी एलिमेंट है नंबर ऑफ रिएक्टेंट पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट। ठीक है, हाइड्रोजन अगर इधर 10 है तो उधर भी 10 ही होना चाहिए प्रोडक्ट साइड में, अगर ऑक्सीजन इधर 4 है, चाहे वो किसी भी एलिमेंट के लिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है किसी भी केमिकल इक्वेशन को, ये बाद में देखेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग के लिए एक अलग से वो आ जाएगी। सबसे पहले टाइप वाला देख लेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो थोड़ी देर बाद वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पहले इतना देख लो और पढ़ लो और समझ लो।